साल पहले एक हाथ में तलवार और एक हाथ में किताब लेकर घोड़े पर सवार योद्धाओं का ग्रुप मध्य एशिया की पहाड़ियों से भारत आया। उच्च कद काठी, गोरा रंग, सुनहरे लंबे बाल और नीली आंखें। ये दिखने में जितने मनमोहक थे उतने ही खतरनाक इनके हाथों में मौजूद हथियार। ये तीरंदाजी, तलवार और गदा चलाने में माहिर थे, लेकिन उतने ही ज्ञानी। इनके आने से पहले लोग लिखना नहीं जानते थे और हर कहानी, हर बात को चित्रकारी के जरिए बताते थे। लेकिन कहते हैं जब इन योद्धाओं ने भारत की धरती पर कदम रखा तो भारत का इतिहास बदल गया। ये शूरवीर थे, ज्ञानी थे। इन्होंने लोगों को लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया। इन्होंने ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद की रचना की, जिसने भारत की संस्कृति का इतिहास लिखा। लोगों को शास्त्र, संपत्ति, व्यापार और राजनीति के बारे में बताया। और ये थे आर्यन। कहते हैं आर्यंस के आने से पहले भारत में ना तो साम्राज्य था, ना कोई राज्य। एक ही सभ्यता हिमालय की पहाड़ियों से लेकर अरब सागर तक पनप रही थी। लोग गेहूं, जौ की खेती किया करते थे, तो कुछ लोग शिल्पकारी और सोने चांदी के व्यापार से भी जुड़े थे। हथियार इन लोगों के पास भी थे, लेकिन इनके पास ना कोई सेना थी, ना कोई राजा, और ये अपने इन हथियारों का इस्तेमाल भी सिर्फ शिकार करने के लिए करते थे। कहते हैं कि ये आर्यन के भारत की धरती पर कदम रखने से पहले लोग घोड़ों को पालने के बारे में भी नहीं जानते थे। ये आर्यन थे जो घोड़ों को पाला करते थे और उन्हें युद्ध में इस्तेमाल करते। हाँ, लेकिन आर्यन के आने से पहले जो लोग यहाँ रहते थे वो भी इतने विकसित थे कि उन्होंने अपने घरों में स्नान घर और शौचालय तक बना रखे थे। शहर के बीच में एक बड़ा दुर्ग हुआ करता था, जिसमें शहर के अमीर लोग रहा करते थे। इन लोगों को रत्नों की परख थी और शिल्पकारी का हुनर था, जिसकी चर्चा मिस्र और मेसोपोटामिया तक थी। बस इन्हें लड़ना नहीं आता था। इन्होंने कभी घोड़े जैसे जानवर नहीं देखे थे। पर फिर एक रोज गोरे रंग के वो योद्धा यहाँ आए। कुछ लोग कहते हैं भयंकर युद्ध हुआ, तो कुछ कहते हैं कि ये गोरे रंग के आक्रमणकारियों का तेज ही कुछ ऐसा था कि बिना युद्ध किए ही यहाँ रहने वाले लोग अपना घर बार छोड़कर दक्षिण भारत में जा बसे, जिन्हें द्रविड़ कहा जाने लगा। जिसके बाद आर्यन ने वो इतिहास लिखा जिसे हम आज आप और हम पढ़ते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, क्या जो कहानी अभी आपने सुनी, क्या वो सच है? क्या सच में आर्यन बाहर से आए थे? और अगर ये सच है तो फिर ऋग्वेद में उस रहस्यमयी नदी के बारे में 100 से ज्यादा बार कैसे लिखा गया, जो आर्यंस के आने से कई 100 साल पहले ही सूख चुकी थी? और अगर ये गोरे रंग के आक्रमणकारी विदेशी थे तो इन्होंने 3067 ईसा पूर्व हुए महाभारत के युद्ध के बारे में कैसे लिखा? आर्यंस का जन्म अगर यूरोप में हुआ तो फिर यूरोप के किसी देश में उनकी संस्कृति, उनकी छाप क्यों नहीं है? आखिर कौन थे आर्यन? क्या सच में आर्यन भारत से नहीं यूरोप की पहाड़ियों में जन्मे थे? क्या सच में हजारों साल पहले आर्यन और द्रविड़ों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था? क्या आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक मिथ है या फिर एक हकीकत? इस कहानी को किसने लिखा और क्यों? जानेंगे आर्यन इन्वेजन थ्योरी की पूरी कहानी इस खास सीरीज में। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। आर्यन इन्वेजन कॉन्स्पिरेसी। आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसे लेकर पिछले कई 100 सालों से बहस चल रही है, लेकिन कोई सटीक नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। आर्यन थ्योरी पर यकीन करने वालों का मानना है कि आर्य उत्तर भारत में नहीं जन्मे थे, बल्कि ये तो यूरोप और एशिया के बीच मौजूद काकेशस पर्वत से आए लोग हैं, जो 1500 ईसा पूर्व भारत में आए थे। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, उसे जीता और फिर यहीं बस गए। इस थ्योरी के मुताबिक आर्यन वेदों के ज्ञानी थे, जिन्होंने भारत में आकर वेद लिखे और यहाँ के लोगों को इन्हें स्वीकारने के लिए फोर्स किया। और आर्यों की वजह से ही द्रविड़ लोगों को सिंधु घाटी को छोड़ दक्षिण में जाकर बसना पड़ा। हाँ, लेकिन अब काफी हद तक साफ हो चुका है कि ये थ्योरी सच नहीं है। लेकिन क्योंकि ये मुद्दा इतने सालों से एक बहस का कारण रहा है और यही वो थ्योरी थी जिसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच अलग होने की लकीर खींची, जिसका असर आज भी देखने को मिलता है। माना जाता है कि भारत में आर्यन थ्योरी का मिथ फैलाने के लिए मैक्स म्यूलर, विलियम हंटर और लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ये तीनों लोग जिम्मेदार थे, जिनके कारण भारत के इतिहास में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला और सच कभी लोगों के सामने आया ही नहीं।
आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लेकर अंग्रेजों की लिखी इतिहास में 4 बातें प्रचारित यानी पब्लिसाइज्ड की जाती हैं। पहली ये कि भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी की सभ्यता से होती है। दूसरी ये कि सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे, इसका मतलब है कि वो आर्य नहीं थे। तीसरी बात ये कि आर्यों ने बाहर से आकर सिंधु सभ्यता को नष्ट करके अपना राज्य स्थापित किया था, माने आर्य भारत के नहीं थे। वहीं चौथी और आखिरी बात ये कि आर्यों और द्रविड़ों के निरंतर झगड़े चलते रहते थे। लेकिन इन बातों को सच साबित करने के लिए अंग्रेजों के पास कोई प्रमाणिक सबूत नहीं था। लेकिन क्योंकि सत्ता उनके हाथ में थी और देश के एजुकेशन सिस्टम को वो चला रहे थे, इसलिए वो जो चाहे लिखवा सकते थे। एक रिपोर्ट की माने तो जर्मन स्कॉलर मैक्स मूलर ने अपनी पत्नी को लिखे खत में कहा था कि उसे वेदों को इस तरह से ट्रांसलेट करने का काम दिया गया है जिससे हिंदुओं का अपने ही ग्रंथों पर से विश्वास खत्म हो जाए। अब इन सब बातों को जानने के बाद ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि आखिर आर्यन इन्वेजन थ्योरी का जन्म कैसे हुआ, कैसे ये थ्योरी लोगों के बीच फैली और क्या इस थ्योरी के पीछे सच में कोई आधार है भी या नहीं। हाँ, लेकिन इस बात को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर आर्यन असल में कौन थे। क्या इतिहास में आर्यन का कोई अस्तित्व है भी या ये कोई मनगढ़ंत कहानी है? आर्यन का अर्थ संस्कृत में एक ताकतवर और महान पर्सनालिटी को कहते हैं, एक ऐसी शख्सियत जो अपनी वीरता, अपने महान कामों के लिए पहचानी जाती है। जैसे जब श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में ये मोह कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये आर्य आचरण के विपरीत ना तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन है और ना ही कीर्ति का। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण का आर्य से कहने का अर्थ एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा से है, जो अपने क्षेत्र में एक माहिर व्यक्ति है और आदर्श इंसान है। यानी यहाँ पर आर्य शब्द का इस्तेमाल किसी समुदाय के लिए नहीं बल्कि एक महान पर्सनालिटी से है और इसलिए शायद आपने कई धार्मिक नाटकों और सीरियल्स में इस शब्द का इस्तेमाल कई बार सुना होगा। हाँ, लेकिन आर्यन इन्वेजन थ्योरी में इसका मतलब बिल्कुल ही उल्टा है। इस थ्योरी में ये शब्द उन लोगों के समूह के लिए इस्तेमाल होता है जो यूरोप से भारत आए थे, माने ऐसे लोग जो इंडो यूरोपियन जाति से संबंध रखते थे या फिर इंडो यूरोपियन भाषा बोलते हैं, वो आर्यन है। वही इन्वेजन का मतलब है आक्रमण। मानो इस थ्योरी के मुताबिक यूरोप या फिर सेंट्रल एशिया से कुछ लोगों का समूह भारत आया, उन्होंने देश पर आक्रमण किया, इसे जीता और यहाँ पर अपनी धर्म, अपने नियम कानून लागू करे, जबकि असल हकीकत इससे बिल्कुल ही अलग थी। हाँ, लेकिन जो लोग आर्यन इन्वेजन को सच मानते हैं, उन्होंने इस कहानी को सच साबित करने के लिए कई कारण और तर्क दिए। जैसे कई स्कॉलर इसके लिए भाषा की समानता या फिर शब्दों में समानता का सहारा लेते हैं। हाँ, लेकिन कई रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि सिर्फ वर्ड सिमिलैरिटी के बेस पर ये तय नहीं किया जा सकता कि लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे संस्कृत भाषा में पिता को पितृ कहते हैं, वहीं लैटिन ग्रीक में पिता को पेटर और ग्रीक में पाद्रे कहते हैं, जिनकी प्रोनाउंसिएशन भी कुछ कुछ संस्कृत से मिलती है। जिस वजह से कई इतिहासकार मानते हैं कि इसी लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी यानी भाषा में समानता का फायदा उठाकर आर्यन इन्वेजन थ्योरी को जन्म दिया गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूरोप और आर्यन के बीच संबंध है। दो भाषाओं के शब्दों में समानता का कारण भी हो सकता है। हो सकता है कि वैदिक लोगों या फिर व्यापारियों के माइग्रेशन के कारण ये शब्द यूरोपियन देशों तक पहुंचे हों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी साबित हो चुका है कि आज से हजारों साल पहले भी महाद्वीप के बीच पलायन माने माइग्रेशन हुआ करते थे, जिसकी वजह से लोगों की भाषा कल्चर में कुछ कुछ समानता देखने को मिलती थी। और यहाँ पर हम ये कैसे भूल सकते हैं कि संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, जिसे कई दूसरी भाषाओं का जन्म हुआ है और यूरोपियन भाषाओं से इसकी समानता का ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि संस्कृत पश्चिमी देशों से भारत आई हो। ये भी हो सकता है कि संस्कृत पूर्वी एशिया से पश्चिमी देशों की तरफ गई हो। वहीं आज के समय में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यताओं के मिलने के बाद तो हमारे पास भाषीय समानता से भी बेहतर प्रूफ है, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि वैदिक कल्चर और संस्कृत का ओरिजिन यूरोप नहीं था। और अभी तक भी प्राचीन भारत की कोई भी ऐसी सभ्यता हमें नहीं मिली है जो ये साबित करती हो कि वो यूरोप
या फिर सेंट्रल एशिया से भारत आए थे। उन्होंने आक्रमण किया और अपनी सभ्यता और कल्चर को पूरे भारत में फैलाया। लेकिन जितनी भी रिसर्च हुई है उनसे इतना जरूर पता चलता है कि वैदिक लोग ज्ञानी थे। उन्हें पशुपालन और खेती का भी अच्छा ज्ञान था। वहीं बात अब अगर आर्यन इन्वेजन थ्योरी की करें तो इस थ्योरी की शुरुआत कैसे हुई? तो माना जाता है कि इस थ्योरी का जन्म 18 और 19वीं सदी के बीच हुआ था, जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत अपने चरम पर थी। 18वीं सदी से पहले आर्यन इन्वेजन थ्योरी के कोई सबूत नहीं मिलते। किसी भी किताब या लेख में आर्यंस के बाहर आने का जिक्र नहीं है और ना ही यूरोप और किसी देश में आर्यन से मिलते जुलते कोई सभ्यता आज तक मिली है। रिपोर्टर्स की माने तो इस थ्योरी को अंग्रेजों ने सत्ता में आने के बाद जन्म दिया था। अब मनुस्मृति की माने तो वैदिक सभ्यता का जन्म सरस्वती और दृशाद्वती नदी के किनारे हुआ था और सरस्वती नदी ऋग्वेद में सबसे अहम नदी मानी जाती है और कई रिसर्च में ये साबित भी हो चुका है कि 1900 साल पहले तक यहाँ कोई रहस्यमय नदी बहती थी जो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही अहम थी। जिसका मतलब ये भी है कि वैदिक कल्चर प्राचीन भारत के अस्तित्व का बहुत अहम हिस्सा है, जिसके बिना भारत अधूरा होता। वहीं देखा जाए तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों के बीच भी भाषा के अलावा कोई भेद देखने को नहीं मिलता। यहाँ कल्चर, ट्रेडिशन, त्योहारों, यहाँ तक कि सामाजिक और नैतिक मूल्य भी एक जैसे हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक लौता ऐसा कारण है जिसकी वजह से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों के बीच असमानता की दरार पड़ी और दोनों ने एक दूसरे को अलग समझना शुरू कर दिया। जबकि आर्यन आक्रमण की गढ़ी ये कहानियां सिर्फ मिथ थी। अमेरिकन ऑथर डेविड फ्रॉवले की माने तो द्रविड़ों का इतिहास किसी भी तरह से वैदिक हिस्ट्री को कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करता, बल्कि द्रविड़ ही वो हैं जिन्होंने तमिल भाषा दुनिया को दी, जो दक्षिण भारत की सबसे पुरानी मातृभाषा है। ऋग्वेद में इस भाषा के जन्मदाता ऋषि अगस्त्य को बताया गया है। डेविड फ्रॉले के मुताबिक इतिहास में कई ऐसे द्रविड़ राजा भी हुए जो खुद को आर्य बुलाते थे, जिससे उनका मतलब महान राजा से होता था और ये राजा खुद को मनु से भी जोड़ते थे। वहीं मत्स्य पुराण में बताए गए राजा भी दक्षिण भारतीय थे। भाषा और वैदिक कहानियों के अलावा उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कल्चर और धर्म में भी काफी समानता है। इसके अलावा कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय साइंटिस्ट की एक पूरी टीम द्वारा जेनेटिक्स पर की गई रिसर्च से पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर यूरोप तक सभी के जेनेटिक कॉकेशियन टाइप हैं। माने उत्तर भारत और दक्षिण भारत एक दूसरे से अलग नहीं है। वहीं कई और भी स्कॉलर्स और रिसर्चर्स हैं जिनका मानना है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी रियल नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विट्सल की माने तो पिछले कई दशकों में हुई रिसर्च और खोज के बाद उन्होंने और उनके स्टूडेंट्स ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सच मानना बंद कर दिया है। उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा, आर्यन इन्वेजन थ्योरी 19वीं सदी का कॉन्सेप्ट है जिस पर यकीन करने के लिए आज भी मजबूर किया जाता है। हाँ, लेकिन कोई भी सही इंसान आर्यन इन्वेजन या फिर ऐसी किसी भी थ्योरी पर यकीन नहीं करेगा जिसका कोई प्रमाण या फिर कोई आधार ना हो। हाँ, लेकिन आर्यन इन्वेजन थ्योरी से जुड़े इन फैक्ट्स को जानने के बाद ये जानना और भी ज्यादा अहम हो जाता है कि आखिर आर्यन इन्वेजन थ्योरी का जन्म कैसे हुआ, किसने आर्यंस के आक्रमण की कहानी दुनिया को सुनाई और क्यों। बर्थ ऑफ आर्यन इन्वेजन थ्योरी। 1857 से पहले ब्रिटिश काफी हद तक पूरे भारत में फैल गए थे और 1857 की लड़ाई के बाद तो सत्ता उनके हाथ में आ गई थी। हाँ, लेकिन जल्द ही वो इस बात को भी समझ गए थे कि बिना फॉलोअर्स और सपोर्टर्स के लिए उनका भारत पर राज करना मुमकिन नहीं है। इसलिए अंग्रेजों ने उन चीजों पर फोकस करना शुरू किया जिसे वो भारत में रहने वाले लोगों को सिर्फ अपना गुलाम नहीं बना सकते थे, बल्कि उन्हें ये भी यकीन दिला सकते थे कि जिसके बारे में वो अभी तक पढ़ रहे थे या फिर जिन चीजों पर वो यकीन कर रहे थे वो कितनी गलत है। ब्रिटिशर्स के सत्ता में आने के बाद भारत का एजुकेशन सिस्टम भी उनके कंट्रोल में आ गया था और थॉमस बैबिंगटन मैक्यूले को एजुकेशन बोर्ड का हेड बना दिया गया था, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो भारत में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम खड़ा करे जिसमें हिंदू परंपरा के बारे में कम और ब्रिटिश के बारे में ज्यादा पढ़ाया जाए। थॉमस बैबिंगटन
ब्रिटिश के जाने माने हिस्टोरियन और विग पॉलिटिशियन थे। मैक्यूले खुद एक बहुत ही धार्मिक क्रिश्चियन परिवार से आते थे। उनके पिता एक प्रेबिटेरियन मिनिस्टर थे। प्रेबिटेरियन क्रिश्चियन में चर्च को चलाने वाले पादरियों का एक समूह होता है। वहीं उनकी माँ भी अपने धर्म में विश्वास रखने वाली एक महिला थी। मैक्यूले को विश्वास था कि भारतीयों के हिंदू से क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म में परिवर्तन से भारत में एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और यहाँ राज करना आसान हो जाएगा। उनका विचार था कि वो भारत में अंग्रेजी पढ़ने लिखने वालों की एक ऐसी उच्च दर्जे की क्लास डेवलप करेंगे जो अपने ही धर्म परंपरा के खिलाफ खड़े हो जाएं और उन्हें अपनाने से इनकार कर दें और भारत में ब्रिटिश के सपोर्ट बन जाएं। ऐसे में साल 1836 में जब उन्हें भारत के एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया तो उन्होंने पिता को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने अपने पिता को अपने इस आइडिया के बारे में बताया। उन्होंने अपने खत में लिखा, हमारे अंग्रेजी स्कूल बहुत अच्छे से चल रहे हैं और इस एजुकेशन का असर हिंदू पर बहुत ज्यादा हो रहा है और ये मेरा यकीन है कि अगर हमारे प्लान इस तरह काम करते रहे तो आने वाले 30 सालों में बंगाल में अच्छे घर का एक भी इंसान नहीं होगा जो मूर्ति पूजा में यकीन रखेगा और इस तरह हम बिना ज्यादा मेहनत किए आसानी से लोगों का धर्मांतरण करवा पाएंगे और इसके लिए हमें इनके धार्मिक कामों या फिर विचारों में भी कोई दखल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि रिलीजियस कन्वर्जन और कॉलोनिज्म की नीति एक के बाद एक ऐसे लोगों के हाथों में जा रही थी जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। यहाँ पर एक बात जो समझने की है वो ये है कि मैक्यूले को विश्वास था कि हिंदुओं में ज्ञान और परिवर्तन से वो लोगों को, खास तौर पर ब्राह्मणों को, उनके पुराणों और इतिहास पर यकीन करने से रोक सकते हैं और उन्हें हिंदू धर्म छोड़ ईसाई धर्म को अपनाने के लिए तैयार कर सकते हैं। और ये सब करने का सिर्फ यही कारण था कि वो हिंदुओं को उनके ही धर्म के खिलाफ कर सके, जो कि मैक्यूले के वहम से ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि वो एजुकेशन के जरिए कुछ पारंपरिक रीति पर अंगुली तो उठा सकता था लेकिन 1000 साल पुराने वेद पुराणों को गलत नहीं ठहरा सकता था। ऐसे में हिंदुओं को पढ़ा लिखा कर ईसाई बनाने का मैक्यूले का सपना अगले कई सालों तक एक सपना ही रहा, जब तक उसे इस काम को सही तरह से कराने के लिए पैसे और एक सही आदमी नहीं मिल गया। मैक्यूले किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जो हिंदुओं के वैदिक ग्रंथों को इस तरह ट्रांसलेट करता कि पढ़े लिखे भारतीयों को इसमें खामियां नजर आने लगती और बाइबल हिंदू पुराण और ग्रंथों से ज्यादा सुपररी नजर नहीं आता और नए पढ़े लिखे भारतीय किसी और ग्रंथ या किताब को पढ़ने की बजाय बाइबल को पढ़ते। इंग्लैंड से लौटने के बाद मैक्यूले ने ऐसे स्कॉलर की तलाश शुरू कर दी और काफी मेहनत के बाद उन्हें एक ऐसा आदमी मिल ही गया। इस स्कॉलर का नाम था फ्रेडरिक मैक्समूलर, जो एक जर्मन वैदिक स्कॉलर था और यही वो व्यक्ति है जिसे भारत के वैदिक ग्रंथों और पुराणों की गलत ट्रांसलेशन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। मैक्समूलर एक अच्छी नौकरी और पैसों की जरूरत थी और मैक्यूले को ऐसे ट्रांसलेटर कि जो उसके मुताबिक ग्रंथों को ट्रांसलेट कर सके। ऐसे में मैक्यूले ने अपने प्रभाव और विचारधारा का हवाला देकर ईस्ट इंडिया कंपनी से मैक्समूलर की ट्रांसलेशन के लिए अच्छा खासा फंड ले लिया। वहीं पैसे मिलने के बाद मैक्समूलर भी ब्रिटिश इंडिया के लिए काम करना शुरू कर दिया और ऋग्वेद को ट्रांसलेट किया। अब देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैक्समूलर को हायर ही इसलिए किया था कि ताकि वो भारत में अपना प्रोपेगेंडा फैला सके। मैक्समूलर भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों के साथ काम करते थे जिन्हें आर्यन थ्योरी के साथ जर्मन्स को जोड़कर जर्मन्स की सुपीरियरिटी का पाठ पढ़ाकर मोटिवेट किया जाता था, जबकि असल हकीकत तो कुछ और ही थी। हाँ, लेकिन यहीं से उस थ्योरी का जन्म हुआ जो कई सदियों के लिए एक विवाद का कारण बन गई। मैक्समूलर ने सयाना की कमेंट्री के साथ ऋग्वेद को ट्रांसलेट किया और फिर सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट के 50 भागों को एडिट किया, जिन्हें 1879 से 1910 के बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया। और क्योंकि इन ग्रंथों को इस तरह एडिट किया गया था, इसलिए किसी को भी मैक्समूलर की इन ग्रंथों को ट्रांसलेट करने के असली मोटिव और इसके जरिए भारतीयों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के लिए इनकरेज करने पर किसी ने ध्यान नहीं किया। 1866 में अपनी पत्नी को लिखे खत में मैक्समूलर इन ट्रांसलेशन के बारे में लिखा था, ऋग्वेद इनके धर्म की मूल जड़ है और ये असल जड़ तक ना पहुँचे और ये दिखने के लिए
इन जड़ों को उखाड़ना ही इकलौता रास्ता है जो पिछले 3000 सालों से इनका हिस्सा है। वहीं इसके 2 साल बाद मुलर ने ड्यूक ऑफ आर्गिल को भी एक खत लिखा, जो उस समय भारत के एक्टिंग सेक्रेटरी थे। मुलर ने अपने खत में लिखा, भारत के प्राचीन धर्म का खत्म होना तय है, लेकिन ईसाई धर्म इसकी जगह नहीं ले पाता, तो गलती किसकी होगी? जिसे साफ पता चलता है कि मैक्स म्यूलर ब्रिटिश के एक एजेंट से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसका फायदा उठाकर ब्रिटिश सरकार अपने मोटिव पूरा कर रही थी। हाँ, लेकिन फिर मैक्स म्यूलर को एक जर्मन राष्ट्रवादी के रूप में याद किया जाता है जो इंग्लैंड में काम करता था, और इसे पता चलता है क्यों ब्रिटिश सरकार ने मैक्स म्यूलर की पहचान और पद का फायदा उठाकर उन्हें एक वैदिक और संस्कृत स्कॉलर की उपाधि दी, जिसने आर्यन थ्योरी को उनके जैसे दूसरे स्कॉलर के बीच प्रमोट किया, और क्यों उनसे जुड़े लोग आज भी इस थ्योरी पर यकीन करते हैं। यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात ये भी है कि जिस थ्योरी को उन्होंने लिखने और प्रमोट करने में मैक्स म्यूलर की इतनी मेहनत ली थी, उसी थ्योरी को उन्होंने अपने आखिरी समय में नकार दिया। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, जानेंगे अगले एपिसोड में। मैक्स म्यूलर डिनाइज ओन थ्योरी। आर्यन इन्वेजन थ्योरी को मैक्स म्यूलर ने अंग्रेजों के कहने पर प्रमोट तो किया, लेकिन बाद में उन्होंने खुद इस थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया। 19वीं सदी में पहली बार मैक्स म्यूलर ने ये बताने की कोशिश की थी कि वेद 1200 साल पहले लिखे गए थे। वहीं इसके बाद उन्होंने ये माना कि सूत्रों को 600 ईसा पूर्व लिखा गया है। उनका मानना था कि हर वैदिक ग्रंथ को 200 सालों के अंतर में लिखा गया था, जिसमें आर्यानकस, ब्रह्मानस और वेद शामिल थे। लेकिन जब उनकी इस थ्योरी पर गोल्डस्टकर, विटनी और विल्सन जैसे स्कॉलर्स ने सवाल उठाए, तो उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा ही तारीखों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है, जिनके बारे में मैंने वैदिक ग्रंथ के पहले पीरियड में बताया था, और जितनी भी तारीखों का मैंने दावा किया है वो मौजूद ग्रंथों के लिखे जाने की अनुमानित तारीखें हैं। अब उनकी इन बातों से तो साफ जाहिर होता है कि उन्हें खुद नहीं पता था कि वेद कब लिखे गए, और उनकी लिखी तारीखें सिर्फ अंदाजा थी, और जो कुछ भी उन्होंने कहा या दुनिया को बताने की कोशिश की वो मनधड़ंग या फिर अनुमानित था। लेकिन उनकी इन थ्योरीज का इम्पैक्ट भारतीय सभ्यता पर कितना नेगेटिव रहा, ये शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। 1890 में फाइनली मैक्स म्यूलर ने इस बात को माना कि कोई नहीं जानता कि इनकी सही तारीख क्या है। मैक्स म्यूलर का कहना था कि अगर कोई कहता है कि इनकी तारीखों और टाइम पीरियड को कैसे सही किया जाए, तो जवाब सिंपल है, कोई अनुमानित शुरुआती तारीख या तो वैदिक ग्रंथ 1000 से 1500 या फिर 2000 से 3000 साल पहले हो सकती है, वरना धरती पर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो इस बात का पता लगा सके। हाँ, लेकिन वो मैक्स म्यूलर ही थे जो बहुत ही चालाकी के साथ इन सब के बीच आर्यन इन्वेजन थ्योरी लेकर आए थे, और इसके बाद उन्होंने सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट पर भी काम किया, जिसके जरिए उन्होंने यूरोप में धार्मिक विचारों को प्रमोट किया। और ये सब करने के बाद ब्रिटिश सरकार उनसे इतनी खुश हुई थी कि वो जन्म से एक जर्मन होने के बावजूद इंग्लैंड में आराम से अपनी जिंदगी बिता सके थे। मैक्स म्यूलर जिस देश से बिलोंग करते थे, यानी कि जर्मनी, वो 19वीं सदी तक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। लेकिन 19वीं सदी में यहाँ लगातार आंदोलन हुए, जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण यानी इंटीग्रेशन हुआ, जिसे हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कहते हैं। जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद मैक्स म्यूलर अपने देश लौटे और स्ट्रासबर्ग की एक यूनिवर्सिटी में भाषण के दौरान जर्मन डॉक्ट्रिन को आर्यन थ्योरी के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्होंने जिस आर्य थ्योरी के बारे में बताया था उससे उनका मतलब सिर्फ लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी यानी भाषीय समानता से था। स्ट्रासबर्ग की यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने कहा वो उनके पिछले स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग था। साल 1988 में भी मैक्स म्यूलर ने आर्यन थ्योरी पर बात करते हुए साफ साफ कहा कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि अगर मैं आर्यन कहता हूँ तो इसका मतलब ना तो किसी के खून या बोन रिलेशन से है, ना ही बालों के। मेरा मतलब सिर्फ उन लोगों से है जो आर्यन लैंग्वेज बोलते हैं। मैक्स म्यूलर ने जिस थ्योरी का 20 साल तक प्रमोशन किया, वही अगले 30 सालों तक उसके सबसे बड़े विरोधी रहे, जिसकी कई वजह थी।
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब दुनिया भर के लोग इस थ्योरी को अपने अपने हिसाब से भुनना शुरू कर चुके थे और आर्यन इन्वेजन को लेकर यही आधी अधूरी जानकारी लोगों के बीच एक विष की तरह फैली। भारत में भी आपको आज भी कई ऐसे स्कॉलर मिल जाएंगे जो मैक्स म्यूलर की आर्यन थ्योरी पर कहे बात के विचारों को नहीं बल्कि शुरुआती 20 साल के विचारों को लेकर चल रहे हैं और जो मानते हैं कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक सच्ची घटना है। इस थ्योरी की वजह से महाभारत और रामायण पौराणिक ग्रंथों को लेकर समुदाय में अलग अलग कहानी प्रचलित होने लगी। दक्षिण भारत में रामायण के किरदारों को इस तरह प्रेजेंट किया जाने लगा कि राम एक आर्य थे और रावण एक द्रविड़ जिस पर राम ने अत्याचार किया। इस तरह की कहानियों के प्रचलन से असल कहानी का सार डगमगाने लगा, क्योंकि रामायण को असत्य पर सत्य की जीत की जगह पर आर्यन के द्रविड़ों पर अत्याचार के रूप में प्रचारित किया जाने लगा और ये अंग्रेजों की ही फेक थ्योरी का नतीजा था। देश के आजाद होने के बाद आर्यन और द्रविड़ की इस कहानी ने एक अहम जगह ले ली। दक्षिण भारत की राजनीति उत्तर भारतीयों के खिलाफ हो गई। 1950 और 1960 के दशक में कई दक्षिण भारतीय नेताओं और इतिहासकारों ने इस थ्योरी को आधार बनाकर ये कहा कि रामायण आर्यन की द्रविड़ को नेगेटिव दिखाने का एक प्रोपेगेंडा था। इन नेताओं ने ये तक आरोप लगाए कि ये कहानियां सिर्फ इसलिए लिखी गईं ताकि असल सच को छिपाकर आर्यन खुद को हीरो साबित कर पाए और द्रविड़ों को राक्षस। यही नहीं, कुछ सालों पहले तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने अपनी किताब डैमेज डन बाय आर्यन इन्वेजन थ्योरी देखा जाए तो मैक्स म्यूलर सिर्फ एक नौकर पेशा स्कॉलर था जिसे अंग्रेज महीने की एक फिक्स सैलरी देते थे, जिसके बाद वो उनके लिए हिंदू ग्रंथों को वेस्टर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता था। लेकिन क्योंकि वो खुद भारतीय ग्रंथों में लिखे कई शब्दों के असल मतलब नहीं जानता था, इसलिए उसकी ट्रांसलेशन में बहुत खामियां थी। वही ग्रंथों के कई शब्दों के असल मतलब को उसने ब्रिटिश के कहने पर बदल दिया था। इसका एक उदाहरण कोटि शब्द भी है। आपने सुना होगा कि हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, जिसे आमतौर पर लोग 33 करोड़ देवी देवताओं से समझते हैं और मानते हैं कि हिंदू ग्रंथों के अनुसार उनके 33 करोड़ देवी देवता हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं है और ये भी ब्रिटिश काल के दौरान ग्रंथों के ट्रांसलेशन में हुई चूक का नतीजा है। दरअसल कोटि के संस्कृत में अलग अलग मतलब होते हैं, जैसे करोड़, सुप्रीम और टाइप्स। ऐसे में ग्रंथों में लिखे 33 कोटि देवी देवताओं का मतलब 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 तरह या प्रकार के देवी देवताओं से है। लेकिन क्योंकि ट्रांसलेशन के दौरान कोटि का मतलब करोड़ समझ लिया गया है, तो ये बात फैला दी गई कि हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। और ये तो फिर भी एक छोटा सा उदाहरण था। असल में मैक्स म्यूलर की ट्रांसलेशन से भारत में इससे भी बुरे रिजल्ट देखने को मिले थे। ब्रिटिशर्स ने आर्यन थ्योरी का इस्तेमाल भारत में हिंदुओं को बांटने के लिए किया था। उन्होंने इस थ्योरी के जरिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक बहुत मोटी रेखा खींच दी। उन्होंने दक्षिण भारत के द्रविड़ लोगों को ये विश्वास दिलाया कि उत्तर भारत में रहने वाले हिंदू असल में भारतीय है ही नहीं, वो आर्यन है जो यूरोप से भारत आए। उन्होंने द्रविड़ पर अत्याचार किया। वहीं देश में जातीय भेदभाव को बढ़ावा देने वाले भी ब्रिटिशर्स ही थे। ये उनकी देश पर राज करने की रणनीति का एक हिस्सा था, पर शायद वो खुद भी नहीं जानते थे कि उनकी राजनीति कितनी सदियों तक भारत पर घाव बनाकर रहने वाली है। और थ्योरी का सच जानते हुए भी आज भी सेक्युलरिस्ट और मार्क्सिस्ट फोर्सेस इस थ्योरी का इस्तेमाल करती हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर युवाओं पर पड़ता है, जो वैदिक किताबों से ज्यादा मॉडर्न स्कॉलर्स की बुक पर यकीन करते हैं और किसी भी थ्योरी को पूरी तरह समझे बिना उस पर यकीन करने लगते हैं। और यही वजह है कि भारतीय सभ्यता का बड़ा हिस्सा अपने कल्चर ट्रेडिशन से दूर होता जा रहा है। अगर आप स्कूल सिलेबस को ही उठाकर देखेंगे तो आपको कई सवालों के जवाब सिर्फ किताबों के पैटर्न से ही पता चल जाएंगे। भारतीय किताबों में आजादी के बाद कई सालों तक स्कूलों की हिस्ट्री और राजनीति की किताबों में वेस्टर्न कंट्रीज के नजरिए से भारत को दिखाया गया। इन किताबों में भारतीय पहनावे, कल्चर रेवोल्यूशन में ना के बराबर बातें की गई। हाँ, लेकिन लंदन में महिलाओं का 18वीं सदी में क्या पहनावा था, ये जरूर पढ़ने को मिल जाता है।
और यही वजह है कि बच्चे स्कूल के दिनों से ही अपने कल्चर से दूर होने जाने लगते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज के पहनावे, खान पान और रहन सहन की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। ये दिमाग में एक भ्रम बन जाता है कि वेस्टर्न कल्चर ही जीने का सही तरीका है और वो जिस तरह से बात करते हैं, उठते बैठते हैं, वही सही नियम है और भारतीय अभी भी इन सब में काफी पिछड़े हुए हैं। जबकि वो नहीं जानते कि आज के समय में भी किस तरह पश्चिमी देशों के युवा भारतीय संस्कृति और ट्रेडिशन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और कैसे ज्योतिष विज्ञान, वास्तुशास्त्र, योगा और वैदिक फिलॉसफी में आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी जन्मभूमि भारत है। अगर भारतीय संस्कृति में विविधता नहीं होती, इसमें रिसर्च और ढूंढने के लिए कुछ नहीं होता, तो दूसरे देशों के लोग इसकी तरफ आकर्षित नहीं होते। ऐसे में देखा जाए तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी के इस तरह फैलने के पीछे एजुकेशन सिस्टम में हुई चूक भी एक कारण है, जिसमें आज भी कहीं न कहीं ये पोर्ट्रे किया जाता है कि आर्यन आक्रमणकारी थे जो भारत आए। उन्होंने यहाँ रहने वाले गरीब लोगों को उनके घरों से बेघर किया, उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद उन्हें दक्षिण में जाकर बसना पड़ा। उन पर भाषा और संस्कृति थोपी गई जो असल में झूठ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि 1840 के दौर में ब्रिटिश ऑफिसर्स इस थ्योरी का इस्तेमाल दक्षिण भारतीय लोगों को उनके वैदिक कल्चर को छुड़ाने के लिए करते थे। उन्हें यह यकीन दिलाया जाता था कि जिस धर्म या कल्चर को वो प्रैक्टिस करते हैं वो असल में उनका है ही नहीं, ये तो आक्रमणकारियों की संस्कृति है। और इस तरह झूठी कहानियां सुनाकर उस समय उन्होंने कई दक्षिण भारतीय लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। अंग्रेज अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए मशहूर थे और ये थ्योरी उनकी इस नीति के लिए एक धारदार हथियार का काम कर रही थी, क्योंकि इस थ्योरी के जरिए लोगों को मैनिपुलेट करना और उनमें भेदभाव की भावना पैदा करना आसान था। उन्हें ये भरोसा दिलाया जाता था कि अगर वो ईसाई धर्म अपना लेते हैं तो उन्हें समाज में पहले से भी ज्यादा इज्जत और सम्मान मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। जिसका मतलब ये है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी को जन्म ही इसलिए दिया गया ताकि ब्रिटिश अपने फायदे के लिए भारतीयों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर सके, जिस पर कांची कामाकोटी पीठम के 68वें जगत गुरु शंकराचार्य चंद्रेशखेंद्र सरस्वती ने कहा था कि ब्रिटिश को जो ग्रंथों से रिजल्ट मिला उसे वो समझ गए थे कि हमारे ऋषि मुनि उनकी मॉडर्ननेस के लिए एक खतरा है। भारतीय ग्रंथों पर उनकी रिसर्च उन्हें क्रिश्चियनिटी को सुपीरियर दिखाने के लिए मोटिवेट किया। वो किसी भी तरह अपने धर्म को बेहतर बनाना चाहते थे। हाँ, लेकिन आर्यन इन्वेजन थ्योरी को जन्म देने का ये एक लौता कारण नहीं था, बल्कि ये तो इस थ्योरी के जरिए ब्रिटिशर्स के जरिए हुए फायदों में से एक था। आर्यन इन्वेजन थ्योरी को क्रिटिसाइज करने वालों में से एक अकेडमिक NS राजाराम की माने तो हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद की इंग्लिश ट्रांसलेशन में हुई गलतियां लोगों के बीच इस तरह के भ्रम के पैदा करती हैं कि वेद नोमैडिक बारबेरियंस यानी घुमंतु जनजातियों की सिर्फ कविताएं थी। यही नहीं, काफी समय तक दक्षिण भारत में कई ऐसे राजनेता भी थे जिन्होंने द्रविडियन आइडेंटिटी को प्रमोट किया, लेकिन साथ ही हिंदुइज्म को छोड़ने के लिए आर्यन इन्वेजन थ्योरी को भी बढ़ावा दिया। हाँ, लेकिन जेनेटिक रिसर्च से ये अप्रूव हो चुका है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत लोगों के बीच में वैदिक आर्यंस और नेटिव द्रविडियंस के नाम के अलावा कोई भी विभिन्नता नहीं है और यहाँ रहने वाले सभी लोग प्राचीन सभ्यता को ही बिलोंग करते हैं।